So, good evening, everyone. So I hope I'm audible. ठीक है एंड अभी एक्चुअली मैं कलकत्ता आया हूँ ना, यहाँ आईएसआई में एक वर्कशॉप है उसके लिए तो भी कोशिश करता हूँ क्लास लेने का। देखते हैं क्या होता है। सो बताओ, जिन लोगों का डाउट्स है क्वेश्चन को पूछना है तो बताओ। कुछ पूछना है या ऐसे ही ज्वाइन कर लिए तुम लोग? सर डाउट्स है उसको पूछना है। डाउट्स, आवाज क्लियर है मेरी? सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, बताओ। ओके। सर ये इक्विवेलेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड में फर्क क्या होता है? इक्विवेलेंट या इक्वल? सर इक्विवेलेंट। अच्छा, इक्विवेलेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो इक्विवेलेंट क्या रैंडम वेरिएबल? हाँ जी सर। ये तुमने कहाँ ये टर्म देखा है? तो सर जैसे आपने वो लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना कि एक्सपोनेंशियल टू इज इक्विवेलेंट टू का स्क्वायर टू। तो सर वही डाउट आ रहा था अच्छा अच्छा, कि वो। अच्छा। तो सर वही डाउट आ रहा था हम्म। कि क्या का स्क्वायर टू मेमोरी लेस सेटिस्फाई करेगा या नहीं सर? नहीं नहीं, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। जैसे सर हम आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं, एक्सपोनेंशियल टू तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे दो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पर वो वो आइडेंटिकली सेम ही है। डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये दोनों सेम ही है एक्चुअली। मैं अगर लिखता हूँ, जैसे मैं लिख रहा था कि काई स्क्वायर टू इज इक्विवेलेंट टू एक्सपोनेंशियल टू, मतलब इन दोनों का पीडीएफ होगा। तो एक्सपोनेंशियल टू का मतलब है विथ मीन एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1/2, ये मतलब है ना इसका। उसका यस मीन सर। के साथ बात करूंगी। तो इन दोनों का पीडीएफ होता है 1/2 ई की पावर माइनस x/2 x मोर देन 0। तो जब मैं इक्विवेलेंट वर्ड अगर यूज कर रहा हूँ तो मैं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि x आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ x का सीडीएफ और y का सीडीएफ इक्वल है। वेरिएबल कॉमन ले लो, कॉमन वेरिएबल तुम t ले लो, वेरिएबल ओके सर। कॉमन है यहाँ। तो ये दोनों सेम चीज, जब मैं लिख रहा हूँ जैसे मैं लिखता हूँ ना इक्विवेलेंट है, या मैं लिख देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल टू है ना, ऐसा इज इक्विवेलेंट टू का स्क्वायर। सो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन, सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। तो सर अगर जैसे x फॉलोज एक्सपोनेंशियल टू और y फॉलोज एक्सपोनेंशियल टू तो x और y आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, है ना? हम्म। और हमने अभी बोला कि का स्क्वायर टू इज इक्विवेलेंट टू एक्सपोनेंशियल टू। हम्म। तो सर ऐसे तो फिर का स्क्वायर टू को मेमोरी ले सेटिस्फाई करना चाहिए फिर, क्योंकि अगर एक बात हुई तो। हाँ, ये करेगा क्योंकि वो सेम ही है ना। मतलब देखो, इन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, तो हर काई स्क्वायर फॉलो नहीं करेगा मेमोरीलेस प्रॉपर्टी को। हाँ सर का स्क्वायर टू ही करेगा। हाँ, काई स्क्वायर टू ही करेगा। मतलब एक्सपोनेंशियल में हर जितने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन चाहे कोई भी पैरामीटर, वो सेटिस्फाई करेगी मेमोरीलेस प्रॉपर्टी को। बट हर काई स्क्वायर नहीं करेगी। काई स्क्वायर टू करेगी बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल टू के इक्वल। ओके सर। हाँ जी, बताओ डाउट। एक्चुअली बहुत सारे लोग फीडबैक फॉर्म जो भरवाए तो बोले तो सर डाउट क्लास डेली होना चाहिए। तो डाउट क्लास डेली क्यों होनी चाहिए? तो डाउट होगा तो डेली क्लास। बताओ तो क्या क्या डाउट, अब और क्या डाउट है जो सर कुछ आज एक पहले टेस्ट से पता। क्वेश्चन था। बताओ। सर एक्स फॉलो कर रहा है पॉइसन लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन, हम्म। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वन फैक्टोरियल निकालना था। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वन फैक्टोरियल। x+1 का फैक्टोरियल तो निकालो, क्या दिक्कत है? मतलब प्रॉब्लम क्या है? तुम ट्राई करके देखो। सर ये फिर एक्सपोनेंट मतलब एक्स प्लस वन इंटू एक्स तक ही जाएगा, ये पूरा वन टू थ्री तक जाएगा एंड तक।
नहीं, फैक्टोरियल का जो डेफिनेशन है वहां तक होगा, तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, वन तक जाएगा। ओके ठीक है इसकी सर, बात, वही डाउट हो हाँ। रहा था। जब भी n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब है n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड वन तक होता है, तो उसके हिसाब से ब्रेक करना है तुम्हें, हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। हाँ जी, बाकी लोग। तुमने अभी जैसे बैच वन में चैप्टर वन से चैप्टर फाइव, है ना, सिक्स भी लगा सकते हो वीक रैथवी का, एक्सेप्ट चैप्टर फोर हो गया है। क्या तुमने सबने फिनिश कर लिया है? इसमें कोई डाउट नहीं है। बैच टू में अभी चैप्टर आई थिंक वन और टू खत्म हो गया वीक रैथवी से। क्या किसी को कोई डाउट नहीं इसमें? वन टू आई थिंक थ्री भी देखना पड़ेगा, मैं रफली बता रहा हूँ, एक्सेप्ट चैप्टर फोर इसमें। क्या सबने मतलब तुम्हारा होमवर्क हो गया? जैसे साहू से ही ट्राई करो, तो साहू वाली बुक से भी तुम देखोगे, तो बैच वन में साहू वाली बुक से अगर तुम चेक करोगे तो बैच वन में लगभग चैप्टर वन से सेवन तक हो गया है। क्या सबने फिनिश कर लिया है तुम लोगों ने चैप्टर वन से सेवन? बैच टू में अगर देखो यही चैप्टर वन से थ्री या वन से फोर तक हो गया हो, बस वन से थ्री हो गया हो, तो इनमें कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को। तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट भी वैसे ही आएगा, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। या जो बच्चा मेहनत कर रहा है डाउट पूछेगा, तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कुछ हो सकता है। सर रोहतगी में। बताओ। सर 2.4 में क्वेश्चन नंबर 10। उसके लिए बुक मेरे पास है नहीं, तुम्हें क्वेश्चन बताना पड़ेगा। 2.4 में क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहे हैं? सर फोन में बहुत देख बड़ा सकता हूँ। क्वेश्चन है। अच्छा रुक जाओ, फोन में देखता हूँ। तो क्योंकि बुक में लेके आया, मैं बताया मैं कलकत्ता आई सही कलकत्ता आया हूँ, और अगले 15 दिन तक मैं यही कराऊंगा। तो बुक है नहीं, मैं देखता हूँ कल अगर जुगाड़ होता है तो रहती का, मैं लेके आया नहीं। तो 2.4 एक्सरसाइज की बात करें। 2.4 में 10 ये वाला क्वेश्चन, सपोज पी एक्स मोर देन इक्वल टू एक्स इज द गिवन, ऐसा कुछ ये वाला। यस सर। सो बोला है सपोज प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू एक्स इज गिवन फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स। अच्छा गिवन है तुम्हें, ये गिवन है, ओके, ये हर पार्ट में गिवन है। सो हाउ विल यू फाइंड द करस्पॉन्डिंग डेंसिटी फंक्शन, इन पर्टिकुलर फाइंड द डेंसिटी फंक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो ये बताओ, इसको सीडीएफ बोलता है, इसको मोर देन इक्वल टू वन है, तो सीडीएफ का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। और अगर तुम्हें मान लो दे दिया प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू, ये दे रखा है, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन एक्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा ना, अगर तुम्हें ये क्वांटिटी दे रखा है सर तो। एक वो भी तो था ना कि अगर हमें सीडीएफ से पीडीएफ में बनाना होता है तो वो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। हाँ वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तब, हाँ, अगर तुम्हें पता है कॉन्टिन्यूअस है तब। तो डिस्क्रीट है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा, और मिक्स है तो दोनों करना पड़ेगा। देखो जैसे करके देखते हैं क्वेश्चन, हाँ मतलब फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देखो जो लोग डाउट नहीं पूछ रहे वो तुम कुछ कर नहीं रहे हो लाइफ में ना, मतलब तुम बस ऐसे ही ज्वाइन कर लिया, तुमने फीस दे दिया, अगर तुम कुछ कर नहीं रहे हो तैयारी वाली ढंग से, तुम्हारा कुछ होना भी नहीं है ना, क्योंकि उन बच्चे का रिजल्ट होना है जो मेहनत कर रहा है। मेहनत करने का मतलब क्या है? वो सिलेबस जो पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवाइज कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा है, कोई पर्टिकुलर बुक से वो एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा है। इसको मेहनत करने का मतलब क्या है? वो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है ना, और जो तैयारी करेगा उसको डाउट भी होगा, वो चीज है। और तुम अगर डाउट कलेक्ट नहीं कर रहे हो तो मुझे लगता है पढ़ते हुए डाउट आता है, बाद में कलेक्ट करके रखो, जब डाउट मैंने तुम बोला था, जब डाउट क्लास होगा आप डाउट पूछो। तो ये है फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना। और फॉर डिस्क्रीट के लिए था, फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम ये, क्योंकि देखो तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें निकालना है सीडीएफ टू पीडीएफ कॉन्टिन्यूअस। तो ये तरीका है कि सीडीएफ को डिफरेंशिएट कर लो, पीडीएफ आ गया। और डिस्क्रीट में क्या होता है,
फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तुम्हें CDF2 अगर PMF चाहिए, CDF टू PMF, तो PMF क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स। तो इसको तुम देख सकते हो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन एक्स। ये इसका मतलब होता है CDF एट x माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x। ठीक है, तो ये है। अब उसके बाद कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट हो गया, मिक्स्ड है दोनों होगा, है ना। अगर मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है तुम्हें वो करना है ना, यहाँ डिफरेंस ले रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, PMF निकाल। दिस इज PMF एंड दिस वाज, ये जो आ रहा है दिस इज PDF, ये चीज है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, दोनों होगा। तुम्हें जंप भी काउंट करना है तो ये लगाओ कि CDF एट x माइनस CDF एट x माइनस, देखो किस पॉइंट पे जंप है, और प्लस, तो ये उसका PMF पार्ट आ जाएगा। और दूसरा तुम इसको डिफरेंस PDF पार्ट में क्या है, तो डिफरेंशिएट कर लो, तो CDF का तुम डेरिवेटिव कर लो। ठीक है, तब क्वेश्चन बात रह गया। देखो क्वेश्चन नंबर 10 वीके रोहतगी का, वीके रोहतगी वाली जो बुक है, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर मेरे बुक में है अभी 55 एंड एक्सरसाइज 2.4। और फिर मैं कहता हूँ जो लोग ट्राई कर रहे हैं वही डाउट पूछना, वैसे तुक्का मत डाउट मत पूछना, उतना आसान क्वेश्चन पूछ लो, मुझे पता चल जाएगा तुम्हारा सच में डाउट है, तुम ऐसे मजे ले रहे हो मेरे। तो है ना, तो जैसे नेक्स्ट है, तो पूछे ना टेंथ, तो टेंथ में क्या बोल रहा है, पहला पार्टी करते हैं, इसमें तुम्हें x मोर देन इक्वल टू x गिवन है, और वो है तुम्हारा 1 जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, ऐसा बोल रहा है ना। और e की पावर माइनस लैम्डा x है जब तुम्हारा x मोर देन 0 है। और क्या कर रही है ये, बस तो ठीक है, क्या दिक्कत है। पहले तो ये डिसाइड करो, अगर मैं यहाँ से ये निकाल लूँ CDF, तो क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x, CDF क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू, देखो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्या, तो ये चेक करो। सर ये तो कॉन्टिन्यूस लग रहा है। चलो प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूस x लेस देन x निकालते हैं, सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, इसको लिख लो। सो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, चाहे कोई भी केस, ये मिक्स डिस्क्रीट तीनों केस में वैलिड हो। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0 जब x लेस देन इक्वल टू 0, क्या करना, 1 में से माइनस कर रहे हैं बस, 1 माइनस 1 0, और ये 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा x जब x मोर देन, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन x ऐसा आ गया, 0 व्हेन x लेस देन 0 एंड 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा x व्हेन x मोर देन 0। अब तुम देख लो ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ये फंक्शन चेक करो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। है सर। सर नहीं है। यस सर। जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, चेक करो। सो कॉन्टिन्यूअस है तो इसको CDF लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये कॉन्टिन्यूअस है मतलब ये CDF ही है एक्चुअली, किसी पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, जंप तो है नहीं, तो ये CDF ही है। अगर कॉन्टिन्यूअस है, वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, मतलब मैं बता दूं तुम्हें, फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तुम पहले जानते हो कि CDF इज कॉन्टिन्यूअस। CDF क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, CDF इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और CDF को तुम ये भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, या तुम ये भी लिख सकते हो स्ट्रिक्टली लेस देन x। कॉन्टिन्यूअस के लिए, सबके लिए नहीं, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए। क्यों, क्यों ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट हमने यहाँ छोड़ दिया तो क्या होगा, पॉइंट छोड़ने से मतलब क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, सर रीजन पर डेंसिटी होती है, पॉइंट पर मास नहीं होती। हाँ पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होता है कॉन्टिन्यूअस,
तुमने x इक्वल टू एक्स आगे है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, वो 0 है तो उसको लिखा ही नहीं हमने। तो कहने का मतलब मैं ये यूज करना चाह रहा हूँ कि ये CDF ही है। अभी तुमने 1 माइनस कर दो इसका से, तो ये जो क्वांटिटी है वो CDF ही है। और ये तो तुम्हें पता है ना, तुमने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है कि नहीं? सबने पढ़ा है ना? ये बताओ किसका CDF है ये? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल लैम्डा का। ये तुम डिफरेंशिएट कर लो क्योंकि तुम्हें पता है कॉन्टिन्यूअस है, तुम्हें पता है कि x कॉन्टिन्यूअस, तुम डिफरेंशिएट कर लो सीधा। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? कर लो डिफरेंशिएट। 0 और यहाँ से लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x लेस देन इक्वल टू 0, x मोर देन 0। यहाँ से PDF आ गया। तो तुम्हें अगर पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तुम सीधा सीधा डिफरेंशिएट, ठीक है, तुम सीधा सीधा डिफरेंशिएट करो। तो ये आंसर हो गया, ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। तो कोई डाउट है बताओ क्या किया हमने? मोर देन इक्वल टू एक्स था, 1 में से घटा दिया तो लेस देन एक्स आ गया। और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो क्या हुआ कि CDF ही है। CDF को डेरिवेटिव करेंगे तो PDF आ गया। देख लो, अब डाउट है तो बताओ। जो स्क्रीन पे लिखा है मैंने उसमें डाउट है तो बताओ। सर इसको हम डायरेक्ट भी तो डिफरेंशिएट कर सकते थे ना? तो उससे क्या आता? सर जैसे CDF ये थोड़ी है है वन right? 1 - e की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो अगर हम जो क्वेश्चन में हाँ, रखा उसको भी डायरेक्ट कर देते डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें पता तो चला था ना कि ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन किसी को भी डिफरेंशियल करो PDF थोड़ी आता है। PDF किसका डेरिवेटिव होता है? CDF का। CDF का ना, ये CDF थोड़ी है, ये CDF थोड़ी है। CDF की प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू एक्स होता है, ये मोर देन इक्वल टू एक्स की है। इसको आगे जाकर सर्वाइवल फंक्शन बोलते हैं। तो तुम्हें अभी नहीं समझना है। तो ये PDF, ये CDF नहीं है। CDF का डेरिवेटिव PDF होता है भाई। या CDF होने के लिए प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू एक्स होता है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, PDF तो नहीं मिलेगा वो। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना इसको। बाकी पार्ट ऐसे चेक करो, कंटीन्यूअस फंक्शन है क्या, कंटीन्यूअस सीधा डिफरेंशिएट कर लो। नहीं यार देखो कहाँ जंप आ रहा है, उसको अलग करके फिर डिफरेंशिएट करो। देखो और कोई बात पूछना है तो बताओ, बस यही यहाँ पे कंक्लूजन, हर पार्ट में यही करना है। पहले जो दे रखा है उसको यूज करके तुम वो कर लो। सो चलो, आईपैड की इसकी बैटरी खत्म हो गई, पेन की कोई बात नहीं, लैपटॉप से करा। हाँ तो ओके। एक मिनट, मैं ऑडिबल हूँ? अच्छा, हाँ सर। एक मिनट, वो यस। आईपैड का वो ज्वाइन था, मुझे लग रहा था। हाँ एक मिनट, तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई डाउट नहीं तुम लोगों के पास। नेक्स्ट बताओ। एक सेकंड सर, दिखा रहा हूँ मैं।
सर 2.5 का 7। 2.5 किस बुक में? सर वीके रोहतगी। अच्छा 2.5 का 7, वही मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे उसका क्वेश्चन। बोलो बोलो। उसका सी वाला जो पार्ट है। 2.5 का 7, उसका सी वाला पार्ट। 2.5 में 7 में मुझे तो पार्ट दिख ही नहीं। हाँ ठीक है, ओके। हाँ तो ये कुछ ऐसा है लाइक, तो देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट, वीके रवायत की एक्सरसाइज 2.5। तो एक्सरसाइज 2.5, ठीक है। तो इसमें क्या है, ठीक है, 2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 सी, वीके रवायत की। तो ये कहना चाह रहा है तुम्हें, फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स ऑफ एग्जाम्पल 7, अच्छा 7 से कनेक्ट कर रहा है, फाइंड द पीडीएफ ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इन्होंने दे दिया y3, देखो, तो y3 इज इक्वल टू, है ना, gx, जहाँ gx की वैल्यू है 1 when x more than 0, हाफ when x is equal to 0, एंड है ना ये gx है, y3 या y3 is equal to gx, g कैपिटल x। तो मैं ऐसे लिखा हूँ, x more than 0 और बोल रहा है -1 when x less than 0, ठीक है। बस ये बताओ, जो y है, y3 जो रैंडम वेरिएबल, उसका रेंज क्या है, y3 का रेंज क्या है, y3 फंक्शन है या gx फंक्शन का रेंज क्या है, कोई बताओ। ऑल रियल। रेंज, रेंज, डोमेन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, रेंज। 1 - 1 1/2। हाँ है ना? तो ये डोमेन ये होता है x की वैल्यू। सो x की वैल्यू डोमेन है, हमने रेंज पूछा, ये डोमेन है और ये रेंज ना, y की जो वैल्यू है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, तुम अलग अलग पॉइंट पे मास निकाल लो, क्योंकि ये तो जो रेंज है, रेंज ऑफ y3, वो तो तीन ही वैल्यू है, 1 1/2 और -1, यही है। तो ठीक है, इन तीनों पे मास निकाल लेते हैं। सो क्योंकि डिस्क्रीट हो गया ना y3, तो रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल डिसाइड करता है ना, जो डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है या मिक्स्ड है। यहाँ तो रेंज में इसका एक फाइनाइट सेट आ गया, दिस इज फाइनाइट सेट। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पास पीएमएफ होगा, तो पीएमएफ निकाल लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी, चलो y3 इज इक्वल टू 1, तो y3 की बजाय मैं y लिख देता हूँ, ठीक है ना, y3 दोनों लिखा है क्योंकि तीन पार्ट में किया होगा इसीलिए। y1 y2 y3, मैं अभी सिर्फ y लेके चलता हूँ, ओके 3 हटा देते हैं। तो y इज इक्वल टू 1, बताओ जी इस किसके इक्विवेलेंट होगा ये, y की वैल्यू 1 कब है, एक्स पॉजिटिव। पॉजिटिव, सॉरी एक्स पॉजिटिव है ना, तो एक्स पॉजिटिव है। अब बताओ एक्स पॉजिटिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्स पॉजिटिव निकालना, एक्स का पीडीएफ क्या है, एक्स का पीडीएफ कहाँ पे है, तो एक्स का पीडीएफ एग्जाम्पल 7 में, एग्जाम्पल 7 देखो क्या है, एग्जाम्पल 7 का पीडीएफ है जो वो एक्स का पीडीएफ है। तो एग्जाम्पल 7 था, अच्छा स्टैंडर्ड नॉर्मल है ये, सर ठीक है। पेज नंबर कितना है आपका? पेज नंबर 60 है जो अभी देख रहा हूँ मैं, और इसका पेज नंबर पता नहीं क्या है, देखता हूँ। 65, तुम्हें साइज 2.5 नहीं मिल रहा है, यहाँ लिखा हुआ था 2.5, 7th क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे x मोर देन 0, तो यहाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल है x, x जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या होता है वो फर्स्ट बैच वालों को शायद पता नहीं होगा, तो देख लो एग्जाम्पल 7 में, पीडीएफ पता है। तो 7th में बोल रहा है कि
तुम 0 से, एक्चुअली क्या होता है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल का सीरीज 5 होता है, तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0। सो 1 माइनस 5 0 क्या हो जाता है, ये हाफ, तो ये आपका हाफ आ जाएगा। ठीक है, और ये कैसे 5 0 हाफ होता है अब इसका बताना पड़ेगा मुझे। ये जो x था उसका पीडीएफ कुछ ऐसा दिया है, x का पीडीएफ है कुछ 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, एक्स इज रियल नंबर है ना, तो इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बोलते हैं। इसका ग्राफ बनाओगे स्टैंडर्ड नॉर्मल जब पढ़ोगे तो इसका पीडीएफ का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का कुछ होता है, 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, रफली बना रहा हूँ। सो इस तरह का कुछ होता है। ठीक है, ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो इधर प्रोबेबिलिटी हाफ है मोर देन 0 पे, और लेस देन 0 पे प्रोबेबिलिटी हाफ। ठीक है, तो ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। प्रोबेबिलिटी x मोर देन हाफ 0 हाफ होता है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0 ये भी हाफ होता है। इक्वलिटी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ जो x है, x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जबकि y जो हमें डिफाइन किया वो डिस्क्रीट है यहाँ पे। ठीक है, तो करो भाई, प्रोबेबिलिटी एट y इज इक्वल टू हाफ। सो प्रोबेबिलिटी y हाफ कब होगा, अरे भाई y की वैल्यू हाफ कब है, जब x की वैल्यू सर जब क्या है, x 0 होगा। जब x 0 है, और x और 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। 0 क्यों, सर स्टैंडर्ड नॉर्मल कंटिन्यूस। x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन है, सो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ओके, नेक्स्ट क्या बच गया, -1 पे, तो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू -1 कब है, जब x लेस देन 0 है। सो x लेस देन 0, x लेस देन 0 की प्रोबेबिलिटी, इसको 5 0 बोलते हैं, दिस इज हाफ। सो व्हाट इज 5, तो यहाँ बता रहा तुम्हें कि 5x या 5z का मतलब होता है, या x ले लो, तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x। और ये जब स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो आगे पढ़ोगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, तो इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो इसको 5x बोला जाता है। 5x इज सीडीएफ ऑफ, तो इसका मतलब है सीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल जो भी फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको 5 बोलते हैं। ओके, आगे बताओ। सर जैम के क्वेश्चन 2018 में। बोलो क्या है, अच्छा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आ गया कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, तो ऐसा आया, आया था हाफ जब x -1 है, नहीं जब y -1 है, 0 जब y 0 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एंड हाफ जब y की वैल्यू 1 थी, एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो ये आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 7C का, वीके रोहत की। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5। ओके, पेज नंबर आई थिंक 60 के अराउंड। हाँ जी, क्लियर हुआ, स्पेशली इसका डाउट था, पेज नंबर 65। यस सर, हो गया। ओके ओके, बताओ जी, नेक्स्ट तो पूछ रहा है। सर ये प्रसन्ना साहू की बुक है, उसमें 3.5 थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज है। अरे रुक जाओ, तुमसे पहले कोई पूछ रहा था, हाँ 2018 वाला डाउट कोई पूछ रहा था, बताओ। हाँ सर 2018 का क्वेश्चन नंबर 6। बताओ क्या है। सर बड़ा क्वेश्चन है, फोटो भेज दो ग्रुप में। हाँ भेजो। ऐसे ही भाई सिलेबस देखते रहो, प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहो, वो बुक जो फॉलो कर रहे हो उसको देखते रहो, रिवीजन जितनी बार करोगे उतना फायदा है। जितनी बार मतलब जितनी बार, चाहे 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार, तुम्हारी कैपेसिटी पे है, रैंक उसके हिसाब से ही आए जितने तुम समझ पा रहे हो। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी गलतियां तुमसे कम होगी, उतनी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। देखो ये क्वेश्चन है जैम 2018 का, ये बोल रहा है कि
CDF दे रखा है, ठीक है, 0 when x less than 0, 1/4 plus 4x minus x square upon 8 and 1 when x more than equal to 2, x less than 0, more than 0, equal to 0, less than 2, x less than 0 तो लिख ही दिया। तो ठीक है, अब पूछा तुमसे क्या है, तुमसे पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है x बराबर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 पॉइंट मतलब 1.5 मतलब 3/2 लिख रहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1। ओके, तो भाई देखो अभी हो सकता है फर्स्ट बैच वालों में ये फॉर्मूला कराया नहीं हो, CDF से कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, और फिर भी देखो समझ सको तो समझना। पहले ये बताओ x क्या है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है या मिक्स्ड है? मिक्स्ड। हाँ तो ये मिक्स्ड है, तो बताओ जंप किस पॉइंट पे है? x इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल आ गया, देख के पता चला, कैसे पता चल गया? 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, 0 के राइट हैंड लिमिट तुम्हारी 1/4 है, और यहाँ x का फंक्शन भी है, तो ये मिक्स्ड है। ओके, तो 0 पे कितने का जंप है चेक करो। 1/4। 1/4। ओके 1/4, एक मिनट, तो क्या है ना कि यहाँ पे अब तुम्हें 0 पे देखना था, मैंने फॉर्मूला बताया था, मैं तो दोबारा बताया था, तो क्या होता है, ये तो निकालना है, तो निकालेंगे क्या होगा, अलग अलग देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 मैंने बताया होगा CDF एट 0 माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 0, ये तो मैंने अभी भी बताया स्लाइड में कि है ना, प्रोबेबिलिटी जैसे x इज इक्वल टू x पे चाहिए, तो मैं तो बता रहा था कि इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, या इन जनरल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये काम मोस्टली तब आएगा जब डिस्क्रीट और मिक्स्ड है, वरना तुम ये इन जनरल लिख सकते हो ना, इसको हम लिख सकते हैं CDF एट x माइनस CDF एट x माइनस। तो जब x 0 है, देखो जब x इक्वल टू 0 यहाँ लगा हुआ है, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 आएगी, सो 1/4 आएगी, माइनस 0 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इधर है, इसकी वैल्यू 0 है, तुम लोगों ने बताया कि 1/4 मास है 0 पे। अब देखो 3/2 किधर है इसमें, इस बीच में होगा, सो 3/2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। देखो अगर तुम्हें निकालूंगा x बराबर 3/2, तो सेम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, CDF एट 3/2 माइनस CDF एट 3/2 माइनस 3/2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, तो तुम देखो ये 3/2 इस बीच में है ना, 0 से 2 के बीच, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इस बीच में, सिर्फ चेंज कहाँ हो रहा है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है और 2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 2 पे भी है कि नहीं चेक कर लो, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? डिसकंटिन्यूअस है सर। हाँ 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो 2 पे और 0 पे जंप है, इस पे कोई जंप नहीं है, जो वैल्यू इस पे आएगी वही वैल्यू आएगी, तो फाइनली 0 आ जाएगी, मतलब सेम ही आएगा, मेरा मतलब ये है, तुम पुट करना चाहो तो करके देख लो, फिर भी 3/2, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, 3/2 इस बीच का है, उस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, 3/2 पे कॉन्टिन्यूअस है CDF, तो 3/2 पे CDF और 3/2 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे सेम ही आंसर आएगा, तो 0 हो गया। नेक्स्ट तुमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, 2 पे, तो 2 पे चेक कर लेते हैं। सो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस, सॉरी 2 पे CDF और फिर 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर लो, सो 2 पे CDF पुट करो, क्या आएगा? 2 पे CDF रखोगे तो यहाँ पर 2 मोर देन इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है, तो 1 आ जाएगा, माइनस 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट
2 के लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पुट करो, कितना आता है, कितना आएगा 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट? 1/4। नहीं 3/4 आएगा, चेक करो 3/4। ना, बाहर 1/4 ना, x को 2 रखना है इसमें, तो x को तुम जब 2 रखोगे तो क्या आएगा चेक करो, तो x को 2 रखोगे तो ये 3/4 आएगा। तो ये तुम्हारा आया 1 - 3/4। अच्छा आप आंसर शायद बता रहे हो फाइनल, तो ये 1/4 ओके। तो ठीक है, तो तुम फाइनल आंसर बता रहे हो। तो 2 अब आ गया मोर देन इक्वल टू 1 पूछ रहा है, मोर देन इक्वल टू 1, तो 1 पे तो जंप है नहीं है, तो मोर देन 1 ओके। तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी है मोर देन इक्वल टू 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान रखना इन जनरल। तो इसका मतलब हुआ 1 माइनस सी डी एफ एट 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट। इक्वलिटी लगी होती तो लिखते हैं सी डी एफ एट 1, इक्वलिटी नहीं है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट। और कॉन्टिन्यूअस में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी जगह फर्क पड़ेगा, मिक्स्ड और डिस्क्रीट में फर्क पड़ेगा इक्वलिटी से। कॉन्टिन्यूअस में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, लेकिन इन जनरल लिख रहा हूँ तो ऐसा लिखें। 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी यहाँ पे, तो 1 तो इस बीच में है, तो पुट कर लो इसमें x की जगह 1, क्या आएगा? x को 1 रख दो, 5/8। तो 4 - 1 3/8 1 रखना ना, 4 - 1 3/8 और यहाँ होगा 2/8, 5/8 आ रहा है मेरा तो 1 - 5/8 फाइनल आ गया 3/8 ओके। सब कुछ निकाल लिया मैंने, पहला ये था, दूसरा टर्म ये था, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये। पुट कर लो यहाँ पे, देखो सारी वैल्यू निकाली है। पहला आया था 1/4 आई थिंक, एंड दूसरा आया 0, तीसरा आया 1/4 एंड चौथा आया 3/8। ऐड करो इन सबको, कितना आता है? 7/8। हाँ तो 7/8 ये आंसर होगा। देखो उसमें ऑप्शन है, हाँ सर, सी ऑप्शन। ठीक है हाँ सर। ओके नेक्स्ट बताओ। सर ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3/2 पे 0 कैसे आएगी वैल्यू? तो तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है? जहाँ पे जंप होता है। जंप कहाँ पे होता है? जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, ये क्लास 12 का एक क्वेश्चन मान लो है, क्लास 12 में पूछता है ना डिफरेंशियलिटी एंड कंटिन्यूटी, एक चैप्टर था याद है, तो उसमें पूछता था फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि इस फंक्शन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए कि ये जो फंक्शन है वो किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। 0 and 2। हाँ ओनली 0 and 2। तो जो डाउट पूछ रहा था उनसे पूछ रहा हूँ, क्या ये फंक्शन 3/2 पे डिसकंटिन्यूअस है? भैया डिसकंटिन्यूअस कोई फंक्शन टर्निंग पॉइंट ये देखो 0 पे हो सकता है या 2 पे हो सकता है, बाकी पे कोई चांस नहीं है। बाकी पे फंक्शन तुम ग्राफ बनाओगे तो ऐसा होगा, 0 से 2 में इसका ग्राफ बनाओगे तो 0 से 2 में लेस देन 0 पे 0 है, 0 से 2 में कुछ इस तरह से होगा या पैराबोला टाइप का ऐसा होगा, फिर उसके बाद फिर इस तरह से होगा। तो ये है, तो कहने का मतलब क्या है तुम्हारा कि यहाँ देख लो, ये 0 है, यहाँ पे तुम्हारा 2 रहा होगा, ये है 2 के बाद इधर चला गया, उससे पहले इधर ऐसा है ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे जंप है, जंप यहाँ पे है ना, दो जगह जंप है 0 और 2 पे। सो तुम्हें 3/2 पर डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है क्या? यहाँ जंप है और यहाँ जंप है। सो 3/2 यहाँ पे है, तो 3/2 पे क्या होगा, कितने का जंप है? 0। 0 का जंप है, तो 0 का जंप है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 0 ही होगी सर। हाँ 0, इसलिए 0 लिखा है कि प्रोबेबिलिटी जंप होती है। CDF में जो जंप है वो प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो
कॉन्टिन्यूस हो या मिक्स्ड हो या डिस्क्रीट हो, पर्टिकुलर पॉइंट पे जंप 0 होता है। ठीक है, तो सर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे 3/8 कैसे आया? x इज इक्वल टू 3/8 कैसे आया? तो ये तुम्हें पता है, ये एक आपका सेट है। बैच 1 वाले में थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि बैच 1 में भी ये टॉपिक कराऊंगा भी आगे, सॉरी बैच 2 में। तो x मोर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये समझ आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट है। अब x लेस देन 1 का मतलब क्या है? यहाँ भी वही लिख रहा हूँ मैं, जैसे तुम यहाँ देखो ऊपर, यहाँ था ना x लेस देन x, तो इसको लिखता हूँ CDF एट x माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट CDF। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट CDF, अब तुम्हें क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1। अब तुम ये फंक्शन देखो और बताओ x की वैल्यू 1 है तो CDF की वैल्यू क्या है? या x की वैल्यू 1 हो 5/8। या 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस है तो कोई टेंशन ही नहीं है। 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो तुम लेफ्ट हैंड लिमिट लो, वैल्यू लो या राइट हैंड लिमिट लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। एनीवे तुम x को 1 रखोगे तो 5/8 आया, तो 5/8 यहाँ पुट कर दिए तो ये 3/8 आया। समझ आया? यस सर। ओके, और कुछ? सर ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजा है। क्या करना है इसका? सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है कि x be a random variable such that probability at 2 is 1/4। ठीक है, 2 पे 1/4 है। CDF दे रखा है तुम्हें, CDF कुछ ऐसा है कि 0 है जब x लेस देन -3 है, अल्फा टाइम x प्लस 3 है जब x की वैल्यू -3 से 2 है ना। 3/4 है जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 4 है। बीटा x स्क्वायर है जब x मोर देन इक्वल टू 4 लेस देन 8/√3 है, और 1 है जब मोर देन इक्वल टू 8/√3 है। ठीक है जी, इतने सारे टर्म। अब बोल रहा है कि 2 इज द ओनली जंप। तो देखो ना भैया, इसमें क्या दिक्कत है? अब देखो जरा कि तुम मुझे बताओ, पहले तो 2 पे जंप 1/4 का है, इसका क्या मतलब है? इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब 2 पे कहाँ डिसकंटिन्यूटी आ रही है? यहाँ पे ना। देखो जरा ध्यान से। सो probability at 2 can be written as CDF at 2 minus CDF at 2 minus। ठीक है, या और भी तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। एनीवे ये मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। तो CDF at 2 कितना होगा? यहाँ इक्वलिटी यहाँ लगी हुई है, तो 2 रखेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है? 3/4। ये एक फंक्शन है, ठीक है ना, कोई भी एक मैथ का फंक्शन है कैलकुलस में। तो x को 2 रखने में 3/4 आएगा। हम 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5 अल्फा। ठीक है, 5 अल्फा। ओके, और 2 पे कितनी वैल्यू थी? 1/4। तो यहाँ से अल्फा निकाल लो पहले। अल्फा कितना आया? 1/10। बाकी अंधविश्वास मत करना, लोग अपना अपना फाइंड करो ना, हो सकता है अलग अलग आंसर है, कैलकुलेशन गलतियाँ हुई होती है ना। तो अल्फा आ गया 1/10। ओके, अब आगे बढ़ो। आगे कुछ बोला है? नहीं, 2 पे जंप है। तो अब 4 पे चेक करो। क्वेश्चन क्या पूछा जाए? इफ 2 इज ओनली जंप एट डिसकंटिन्यूटी देन अल्फा इज दिस। देखो ओनली, अब ऑप्शन ए पे आओ। उसने बोला है, क्या बोला है ऑप्शन ए? 2 इज द ओनली जंप डिसकंटिन्यूटी, तो अल्फा तो आ चुका है। तो ओनली बोलने का क्या मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनली? बाकी कंटिन्यूस हो जाएगा रैंडम वेरिएबल। हाँ, तो 4 पे कॉन्टिन्यूअस है तो 4 पे कॉन्टिन्यूअस कर दो। ओनली x बराबर 2 बोला है, तो इसका मतलब है कि x बराबर 4 पे कॉन्टिन्यूअस है CDF, तो कॉन्टिन्यूटी यूज करो 4 पे। दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 4।
4 की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? 3/4 3/4 4 पे राइट हैंड लिमिट कितनी है? या 4 की वैल्यू, 4 पे वैल्यू कितनी है CDF की? 16 बीटा बीटा 16 बीटा। तो बीटा कितना आ गया? 16 चक्कर कितना? 64। तो ये आ गया बीटा की वैल्यू, ये आ गई ऑप्शन ए के हिसाब से। सो अल्फा 1/10 और बीटा है तुम्हारा 3/64। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि बी दूसरा ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि 2 इज द ओनली जंप डिसकंटिन्यूटी कह रहा है। तो बीटा 1/10 होगा नहीं ना, बदल दिया उसने बस। अब नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट तुमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 गिवन x मोर देन इक्वल टू। तो इसका मतलब होता है तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो x लेस देन 3 कॉमा x मोर देन इक्वल टू 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू। तुम्हें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई गिवन f। सो बताओ इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमा का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो दोनों का कॉमन क्या होगा? इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा वहां पे मुझे? x मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3। टाइम लगाते हो तुम लोग। और इसका फॉर्मूला है CDF एट 3 माइनस माइनस CDF एट 2 माइनस। ये सब फॉर्मूला भी मैं कराऊंगा सेकेंड बैच में। जो लोग सेकेंड बैच के हैं टेंशन मतलब, ये आगे आएगा CDF को यूज करके कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2। अब वैल्यू CDF पता है तुम्हें, निकालो। 3 पे क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ चेक करो। 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? 3 की। 3 को तो बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ x को 3 रखोगे तो क्या आंसर आएगा? समझ रहा हूँ CDF की वैल्यू जब x 3 है। सर 3/4। सब लोग सो जाते हो क्या? माइनस 2 पे क्या है? 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट। 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे CDF क्या है? 1/2। 5 अल्फा। 1/2 5 अल्फा मीन्स हाँ 1/2। तो 1/2 अपॉन 1 माइनस सर आपने 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों ली है? इसका क्या मतलब है? कहाँ पे बात करो तुम? यहाँ पे हाँ जी यहाँ पे। न्यूमरेटर में। भैया तुम हाँ जी रिवाइज, न्यूमरेटर में। हाँ तो तुम रिवाइज क्या करो ना, 4 फॉर्मूले लिखाए होंगे हमने। एक्स, इसका क्या मतलब है? अच्छा अभी सीधा मैं वही बताता हूँ जो हुआ। इसका क्या मतलब है? क्या घटाएंगे तो ये आएगा। यहाँ मैं क्या लिखूँ? यहाँ इक्वल लगा हुआ, प्रोबेबिलिटी एट ए लेस देन ए। स्ट्रिक्टली ठीक है, स्ट्रिक्टली आएगा। हमारे पास इंटरवल ऐसा है तो भैया हमको घटाना है तो हम क्या करेंगे, है ना। तो हमारा ये ए से बी का है तो माइनस इन्फिनिटी से बी माइनस माइनस इन्फिनिटी से ए। थोड़ा इंटरवल का सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो तुम्हें देखना है कहाँ इंक्लूड होगा कहाँ यहाँ घटा रहे हैं। तो हम ए से पहले वाला घटाएंगे तब यहाँ ए आएगा। तो अगर तुमने ए को भी बाहर कर दिया तो यहाँ फिर ए बाहर हो जाएगा। यस सर ओके। तो ये हो गया हाफ। ये फॉर्मूला है डायरेक्टली, तुम्हें डायरेक्टली इसको फॉर्मूला याद है। सो लेस देन 3 है और यहाँ भी 2 से पहले वाला हटाना पड़ेगा ताकि यहाँ 2 रहे। तो कर लो 3/4 माइनस 1/2 मतलब 1/4 अपॉन 1/2 कितना आ गया 1/2। क्या बोला है सी पार्ट? 1/2। सी पार्ट भी सही हो गया। एमएस की हुआ क्या? ए और सी दोनों सही हो गया। तो टी नन ऑफ दिस। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। ये क्वेश्चन था, मैं पूछ रहा था सिर्फ 2 पे जंप है तो क्या होगा, तो ये हो रहा था, है ना। सी ऑप्शन ये था, बी तो उसका उल्टा था पहले पहले। नेक्स्ट।
जैसे मैं ट्राई किया ऐसे उठा उठा के रख दिया तुमने। हाँ जी सर एक उसका था अपने प्रसन्ना साहब का थर्ड एक्सरसाइज, एक दो क्वेश्चन ही है बस। बताओ। सर फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें उसने रैंडम वेरिएबल एक्स दे रखा है, डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, हम्म और मोड मोड दे रखा है उस पे, मतलब x इक्वल टू √2/4 पे। तो व्हाट इज द मीडियन ऑफ x, तो x मीडियन पूछा है x का। मीडियम में भी पढ़ाई नहीं है, मीडियम में पढ़ाया मैंने, मीन मीडियन में नहीं पढ़ाया हमने, ओके, मीन मतलब नहीं। सॉरी मोड और मीडियन नहीं पढ़ाया अभी मैंने। ऐसा तुम कर लो, सीरीएफ जहाँ पे ओके, हाफ नहीं होता है मैंने। उसको मीडियन बोलते हैं। तो ऐसे एग्जैक्ट डेफिनेशन मीडियन का हाँ होता वैसे किया सर आंसर। सर आंसर इसका 1/4 दे रखा है और मेरा 4 आ रहा है बस। है। अच्छा, इसमें गलती होगा क्योंकि अभी तुम उसको लिख के रखो, मीडियन हमने किया नहीं, मीडियम जब करेंगे तब तुम पूछना है करो। तो मीडियन कैसे डेफिनेशन बता दिया मैंने, सीरीएफ को हाफ के इक्वल हो, तो क्या सीरीएफ आएगा उसका। तो उसमें देखो सीरीएफ को हाफ के इक्वल रखो, देखो क्या आता है एक, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो। चलो मैं ट्राई कर लूंगा फिर सर सीरीएफ को इसको। हाफ के इक्वल रखो, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो मीडियन है। सीरीएफ निकाल के सीरीएफ को हाफ के इक्वल रखो, फिर देखो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो मीडियन है। तो वो एक ढूंढना है कहाँ तक प्रोबेबिलिटी हाफ। जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीडियन 0 होता है, जैसे मैं बता रहा था कि 0 का आउट सिमेट्रिक है, तो इसके पहले हाफ है, इसके बाद भी हाफ है, तो ये 0 मीडियन है स्टैंडर्ड नॉर्मल में। सर ये क्वेश्चन नंबर 39 अच्छा 39 में भी भेजा है। कौन 39 कहाँ, ग्रुप में। अच्छा यस सर। एक्स क्या है, इन्होंने यू लिखना भूल गया, यूनिफॉर्म -10 to 10 है, ठीक है। तो बोलना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी x less than 0 given greatest integer value of x is 1। क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा, इसका मॉड भी है, एक बार मैथ्स घुसा दिया इसमें, 70,000 का ही काम है। तो कोई बात नहीं, इसको ब्रेक करो। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0 इंटरसेक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x का मॉड इज 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो क्या दिक्कत है, तुम लोग क्वेश्चन ही समझ नहीं, क्या नहीं समझ, जैसे जैसे लिखा हुआ ये एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, ये गिवन एफ कर रहे हैं। अब देखो x लेस देन 0 इंटरसेक्शन, पहले इसको खोलो, इसको खोलो, क्या होगा इसका मतलब, पहले मॉड हटाओ, मॉड हटाओगे तो क्या होगा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। और ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 कब होती है, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से 0 के बीच, और 1 से मतलब 1 के इक्वल हो और 0 के बीच। 0 से 1 के नहीं, बीच। 1 के इक्वल हो और 2 के। देख तो मोर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 है ना, और मतलब यूनियन, क्योंकि प्लस माइनस 1 है ना, तो +1 हो या -1 दोनों चलेगा। तो -1 कब होगा, -1 to 0। अरे -1 से 0 होगा, एक मिनट रुक जाओ, चेक करो ना क्या होता है ग्रेटेस्ट फंक्शन ना। तो लाइक हाँ ठीक है, तो यहाँ से x मोर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, ठीक है। तो ये है सेम, नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ये एक सेट है और ये दूसरा सेट था, अपॉन डिनोमिनेटर में यही हो गया कि लाइक x की वैल्यू 1 से 2 में हो या x की वैल्यू -1 से 0 में हो, तो क्या दिक्कत है, ये बस मैथमेटिक्स लगाओ इसमें। तो इसको ब्रेक करते हैं आगे, पहले इसको डिसाइड करो, ये x लेस देन 0 बोला है, तो कौन सा पार्ट कॉमन आएगा, तो इंटरसेक्शन लेना है तीनों। ये बोल रहा है 1 से 2 के बीच है, तो बाहर हो जाएगा, इंटरसेक्शन लेना है ना इसके साथ।
तो यही वाला पार्ट कॉमन आएगा खाली। तो आ गया -1 से 0। तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी x -1 से 0। कैसे कर रहा हूँ समझ आ रहा है तुम लोगों को? ये एक सेट है 1 से 2 के बीच का इंटरवल, ये -1 से 0 का इंटरवल, और उसमें इंटरसेक्शन लेना है कॉमन इसके साथ। तो यही वाला पार्ट आएगा ना, सिर्फ ये तो आएगा नहीं, 1 से ज़्यादा हो गया। और डिनोमिनेटर में तो यूनियन है, तो अलग अलग कर दो। सो डिनोमिनेटर में x बिटवीन -1 से 0 तो होगा ही, प्लस 2 डिसजॉइंट इंटरवल है, a यूनियन b है, जहाँ a b डिसजॉइंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू pa प्लस pb व्हेन a b आर डिसजॉइंट। करो इसको, क्या दिया है उसमें, मैंने ब्रेक कर दिया। अब तुम्हें यूनिफॉर्म है, अच्छा यूनिफॉर्म -10 से 10 है, क्या ही दिक्कत है। यूनिफॉर्म -10 से 10 का पीडीएफ क्या होता है, देखो ये था ना। सो यूनिफॉर्म -10 से 10 का पीडीएफ क्या होगा, f(x) ऑफ x बराबर, बताओ कोई। 1/20। 1/20 जब x होगा -10 से 10 के बीच, ठीक है। तो करो इसको, तो यूज करो ना, क्या दिक्कत। देखो तो न्यूमरेटर में हो गया -1 से 0 में इंटीग्रेट कर लो 1/20 को, एंड डिनोमिनेटर में ऐसे ही -1 से 0 में इंटीग्रेट कर लो 1/20 को। 1/20 पीडीएफ है इसीलिए। एक मिनट, मैंने यहाँ गलती किया, दोनों लिखना ना। सिर्फ 1 से 2 लिमिट होगी। हाँ हाँ हाँ, दोनों सेम सेम लिख दिया मैंने। 1 से 2 थी दूसरी वाली, तो 1 से 2, ठीक है, +1 से +2, 1/20 dx। करो सॉल्व इसको, कितना आएगा। ये तो 1/20 आ गया, 1/20 + 1/20 कट के क्या 1/2 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मेन थोड़ा मैथ्स यूज हुआ है। ये केस को कैसे खोलोगे, तो पहले मॉड को खोलो, फिर ग्रेडियंट फंक्शन को खोलो, फिर a गिवन b था, इंटरसेक्शन लो कॉमन, एंड उसके बाद डिनोमिनेटर में तो खोलना था बस। यस सर, बस मुझे उसमें समझ में प्रॉब्लम आई थी, वो है ना x v और -10 to 10, उसमें थोड़ा सा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ वो यू भूल गया, यू लिखा, सर वो यू लिखना भूल गया था। हाँ बोलो। सर वो क्वेश्चन का आंसर अभी भी 4 आ रहा है सर, आंसर 1/4 दे रखा है। ये थोड़ा कर ही दो, 1 मिनट ले काम है। क्या है पीडीएफ, पीडीएफ दे रखा है सर, kx दे रखा है, जब x 0 से √2/k के बीच में है। रूट मतलब रूट में है, k भी रूट में है, जो x की है, हाँ डोमेन है, और 0 अदरवाइज दे रखा है, और मोड दे रखा है इस डिस्ट्रीब्यूशन का x = √2/4। मोड, हाँ जी, हाँ √2/4 ऐसा। मीडियन पूछा बस इसमें। हाँ जी, तो मोड क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मतलब x की जब √2/k रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। मोड x की वो वैल्यू जिसके लिए kx मैक्सिमम हो। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ये तो। अच्छा ये तुम अगर इसमें इंटीग्रेट करोगे तो क्या आंसर आता है हमारा, 1 आता है। अच्छा नहीं सर, 1 आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि अपने 0 से √2/k जब लिमिट लेंगे तो ऑटोमेटिक कट कटा के 1 आ जाएगा। तो ये हाँ वो पीडीएफ तो बन उसने रहा है। वैसा बनाया है। और मोड, मोड का डेफिनेशन तो मोड है x की। हाँ सर अब मैं x को मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे इस फंक्शन की, तो ये एक लीनियर फंक्शन है, तो मतलब कि एंड पॉइंट पे √2/k पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो वहां से मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ये √2k/4 तुम्हारा मैक्सिमम है। हाँ, और कांस्टेंट फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। सर k भी ग्रेटर देन 0 गिवन है तो तो ये तो चलो, स्प्रिंग। ये x की वैल्यू है, मोड क्या x है जिस पे फंक्शन मैक्सिमम होता है, तो मैंने इसमें पुट कर दिया इसको। ठीक है, पुट कर दिया तो क्या हो गया, ये आ गया। नहीं सर आप, ये तो सर मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना। हाँ रुक जाओ, k निकाल रहा हूँ पहले सर मैं। ये तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना। हाँ हाँ, और एक इंटरवल में फंक्शन है
तो और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा के। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर नहीं इंक्रीजिंग सर मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए तो एंड पॉइंट पे मिल जाएगी। हाँ तो एंड पॉइंट पे रख दो, कितना हो गया के टाइम √2/k, कितना आ गया ये। और ये इक्वल है जो हमें मोड दे रखा है √2/4 के। इसको इक्वल करो तो के कितना आता है। सर आपने ये कैसे एक्स की जगह वहां पे √2/4 क्यों रख दिया। क्योंकि ये फंक्शन मैक्सिमम है ना इस पॉइंट पे, हमारे पास 2 मैक्सिमम पता है ना इस फंक्शन का। तो सर आप मुझे ये समझाओ, एक नहीं सर फंक्शन हमें अगर क्या हम क्या करेंगे एक्स की जगह जो एंड पॉइंट हाँ हाँ एक जगह एंड पॉइंट रखा मोड जो मैंने है यहाँ। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ जब मोड, एक्स की जगह एंड पॉइंट रखेंगे तो अरे वो मोड इक्वल आएगा जो हमें किसकी मोड मैक्सिमम दे रखा वैल्यू है। है मोड भाई, मोड किसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मोड एक्स होता है, पीडीएफ थोड़ी है। मोड इज वैल्यू ऑफ एक्स, मीडियन इज वैल्यू ऑफ एक्स, मीन इज सब एक्स की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू नहीं है, ठीक है। मोड का मतलब वो ओके एक्स जिसके लिए ठीक है सर फंक्शन मैं फिर मैक्सिमम ठीक हो। इसलिए सब क्वेश्चन तब करो जब मैं पढ़ा दूँ, मीडियन मोड मैंने पढ़ाया ही नहीं है, ये सब बाद में कराऊंगा जब डिस्ट्रीब्यूशन करा लेंगे तब फाइंड करेंगे। मोड एक्स की वो वैल्यू जिससे फंक्शन मैक्सिमम हो। अब इसको पुट करके के निकाल लो, इन दोनों को इक्वेट कर लो, के आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है सर। यहाँ के से बाहर है। मोड इज एक्स, मीडियन इज ऑल्सो एक्स। सर के 16 आ रहा है। अच्छा 16 आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से ट्राई करना, क्योंकि अब मीडियन क्या है, सीडीएफ निकालो इक्वल टू हाफ रखो। अब आगे क्या करना है कि अगर 16 आ गया आपका मान लीजिए, तो आप सीडीएफ निकालो, इसका सीडीएफ निकालना आता ही होगा सबको, इक्वल टू हाफ रख दो, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो मीडियन है, ठीक है। और सर कल हमने एक मिनिमम वाले के लिए जो क्वेश्चन कर रहे थे कि मतलब एक रैंडम वेरिएबल दे रखा है तो मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई है ना, 2 रैंडम वेरिएबल दे तो मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई, जी तो मैक्सिमम वाला भी करेंगे क्या अपने। मैक्सिमम भी कर सकते हैं, सेम तरीके से होगा, जैसे मिनिमम हुआ वैसे ही मैक्सिमम होगा, सेम तरीके से, एग्जैक्टली सेम तरीके से। तुम करके देखो उसमें क्या है, 1 माइनस कर रहे तो 1 माइनस नहीं करना पड़ेगा, सेम तरीके से मैक्सिमम भी होगा। आप करके देखो उसको, लॉजिक लगा के मैक्सिमम का वैसे ही आ जाएगा आपका। नहीं तो ये अभी आएगा रैंडम वेरिएबल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, उसमें मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला ही डायरेक्ट है, नहीं तो ऐसे कर सकते हो। तो आप उस क्वेश्चन में करके देखो मैक्सिमम के लिए, सेम चीज़ जो मैंने मिनिमम के लिए किया, तो आपका दूसरा पीडीएफ आएगा। मिनिमम के लिए जो आ रहा था पीडीएफ, डब्ल्यू मैंने लिया मिनिमम एक्स वाई, तो उसका जो पीडीएफ आया, अगर आप डब्ल्यू लोगे मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, तो उसका दूसरा पीडीएफ आएगा। और सर 19 क्वेश्चन 19 बताओ क्या है। an urn contains 10 coins of which are counterfeit. Coins are removed from urn one at a time until all counterfeit coins are found. If the random variable x denotes the number of coins removed to find the first counterfeit one, then what are the space and the probability density function? Geometric distribution करेगा ये फॉलो। अच्छा देखना पड़ेगा, क्वेश्चन भेजो इसका फोटो या वैसे। ओके जैसे ग्रुप में डाउट भेज तो ठीक है, एक दूसरे का हेल्प करो, लाइक जिसको आता है सॉल्व करके भेज दो, है ना, और नहीं आता है फिर देखेंगे। तो ये an urn contains 10 coins of which 4 are counterfeit and coins are removed from the wood at a time until all are found। अच्छा एक एक करके हटा रहा है, तो जब तक कि सारे मिल ना जाए, एक एक करके रिमूव किया जा रहा है ना। So if the random variable x denotes the number of coins removed to find the first, so x बोलना चाह रहा है कि नंबर ऑफ
coins removed, मतलब number of trial है ना, removed to find the first counterfeit. तो फिर इसको मैं सक्सेस बोल देता हूँ, काउंटरफिट जो भी वर्ड है। तो द नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट द फर्स्ट सक्सेस रिमूव्ड। रिमूव्ड एक्चुअली यहाँ से समझना पड़ेगा, रिमूव्ड का मतलब क्या हो, कॉइन आर रिमूव्ड फ्रॉम द वुड है ना, वन एट टाइम, तो एक एक करके चेक कर रहा है, इसका मतलब ये मैं समझ रहा हूँ कि वन बाय वन वो चेक कर रहा है हर कॉइन को, अगर नहीं है तो बाहर निकाल दिया। ओके, until all counterfeit this, तो कह रहा है कि extend number of coin removed to find the first counterfeit, then what are the space and the probability density function of this x। तो स्पेस का क्या है, स्पेस तो ऐसे लिखना पड़ेगा तुम्हें, फर्स्ट क्या आ सकता है सर? सर ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, जैसे इसमें दे रखा है कि हमें मतलब x denotes the number of coins removed to find the first counterfeit one। इसका मतलब x 1 भी हो सकता है, मतलब 1 के बाद भी हमें फर्स्ट काउंटरफिट मिल सकता है, x 2 भी हो सकता है, 2 के बाद भी फर्स्ट काउंटरफिट मिल सकता है, x 3 4 5 और 6 हो सकते हैं, मतलब इसमें जो काउंटरफिट नहीं है। 10 तो नहीं होगा, हाँ। देन 10 तक मतलब 6 तक होगा। हाँ, तो ये सर x निकल, हाँ ठीक है। तो अब ये है कि मतलब ये तुम्हें x की वैल्यू आ गई पॉसिबल ना, ओके। इसका मतलब फर्स्ट टाइम में ही तुम्हारा वो आ गया, तो क्वेश्चन ये है कि इसका PDF क्या है। तो ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 निकालोगे तो क्या मतलब हुआ कि तुम्हें अब यहाँ तुम्हें डिपेंड करना है इसको इंक्लूड करना है नहीं करना है, फर्स्ट काउंटरफिट वाले को। ट्रायल में तो उसके हिसाब से लिख सकते हो PDF, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको लिख सकते हो ना कि ये बोला है कि टू फाइंड दिस, है ना, तो लाइक बिफोर फाइंडिंग दिस, या तो मैं ये समझूं इसको कि ये है नंबर ऑफ कॉइन रिमूव्ड बिफोर फाइंडिंग दिस, मैं ऐसा समझ के कर रहा हूँ। तो x1 का मतलब क्या है कि एक कॉइन रिमूव किया हमने, तो वहां तो फिर 0 भी हो सकता है, जो मैं लिखा हूँ उसके केस में 0 भी हो सकता है फिर। और अगर तुम उस ट्रायल को इंक्लूड कर रहे हो जिसपे काउंटरफिट कॉइन आ रहा है तो 1 से स्टार्ट होगा। बताओ किस तरीके से करना है, ज्योमेट्री में 2 तरह के PDF है ना, तो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर सक्सेस, एक होता है ट्रायल नंबर एट विच गेटिंग फर्स्ट सक्सेस। कौन से करूँ, ट्रायल नंबर एट विच वी गेट फर्स्ट सक्सेस या कौन सा? सर वही ट्रायल नंबर एट विच फर्स्ट सर इसी से ही होएगा ना, तो मतलब उस वाले ट्रायल को इंक्लूड करना ही नहीं करना है, फर्स्ट काउंटरफिट वन को ये बोल रहा हूँ मैं। इसने बोला है टू फाइंड द फर्स्ट काउंटरफिट वन, तो मतलब उसको द नंबर ऑफ कॉइन रिमूव्ड टू गेट, तो चलो इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, 1 से 6, तो पहला ट्रायल पे ही आ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फर्स्ट ट्रायल पे सक्सेस मतलब पहले भी 4/10, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये विद 4/10 रिप्लेसमेंट नहीं है, तो 4 चांस है 10 में से, हो गया x बराबर 2। 4/9। एक मिनट, इसका मतलब क्या ले रहे हो तुम, 4/9 क्यों? इसने बोला है नंबर ऑफ कॉइन रिमूव टू फाइंड दिस, x बराबर 2, मतलब हमने दूसरे कॉइन पे मुझे फर्स्ट काउंटरफिट मिला, इसका मतलब पहले कॉइन पे क्या आया होगा, नॉन काउंटरफिट। तो काउंटरफिट को तुम सक्सेस बोल दो और नॉन काउंटरफिट को फेलियर बोल दो, तो पहले कॉइन पे फेलियर आया होगा। 6/10 मल्टी 4/9। हाँ, एक बाहर हो गया होगा, तो अब दूसरे पे मिलेगा 4/9। हाँ, तो क्या ऐसा आंसर नहीं दिया उन्हें, x/3, फिर तीसरे ट्रायल पे मुझे वो सक्सेस मिला, तो पहले फेलियर आया होगा, क्या है फेलियर का चांस? सिमिलरली 6/10 5/9 9 4/8, 4/8। तो ये 4 वो सक्सेस वाला 4 है। हाँ, फिर प्रोबेबिलिटी x बराबर 4, क्या होगा, चौथी बार में सक्सेस मिला तुम्हें, तो पहली बार फेलियर था
6/10, दूसरी बार फेलियर है 5/9, तीसरी बार फेलियर है 4/8, चौथी बार में सक्सेस मिल रहा है, तो क्या लिखूंगा? 3/7। नहीं, 4/7। सक्सेस वाला 4 है ना, ये सर 4, पर हम वो इंक्लूड तो कर चुके ये ना। सक्सेस वाला था और ये ठीक है फेलियर सर, वाला, ये ऐसे हो गया, ठीक है ये सही। ये सक्सेस है। ये 4 4 पता पर इक्वल सर क्यों है? इसमें हम वो कर रुक जाओ, जिसको अच्छा समझ अच्छा, नहीं ये आती है। फेलियर वाला था फोन। ये फेलियर वाला 4 है कि 4 बचे हुए हैं जो नॉन काउंटर फिट है, और ये वो 4 है जो काउंटर फिट है। दोनों अलग अलग 4 है, मतलब नंबर इंटरप्रिटेशन अलग सर है इसमें हम जी। सर हमें मतलब फर्स्ट सक्सेस का ही पता करना है, तो हम नेगेटिव बायनोमियल यूज नहीं कर सकते, या मतलब ज्योमेट्रिक यूज नहीं कर सकते सीधे ही, मतलब ज्योमेट्रिक पी क्यू की पावर एक्स भैया माइनस ज्योमेट्रिक यूज करने के लिए विथ रिप्लेसमेंट होना चाहिए, वहाँ पे ट्रायल बर्नौली ट्रायल होने चाहिए, हर बार सक्सेस प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। देखो हर बार सक्सेस प्रोबेबिलिटी बदल रही है, बाइनोमियल ज्योमेट्रिक ये सब यूज करने के लिए हर बार सक्सेस प्रोबेबिलिटी सेम रहनी चाहिए। यहाँ सक्सेस प्रोबेबिलिटी बदल रही है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तुम बाहर रख कर रहे हो उसको। सर ये हाइपर ज्योमेट्रिक ट्रायल हो गया ना फिर? हाइपर ज्योमेट्रिक में भी, x इज इक्वल टू 1 ही रखना, तो फिर से x के फॉर्म्स में आता, लेकिन n के अलग टर्म्स रखते। यहाँ पे फिर से चेंज हो रहा है ना, तुम पी क्यू जो वहाँ यूज करते हो चाहे हाइपर ज्योमेट्रिक हो। अच्छा सॉरी, तुम क्या बोल रहे हो, कौन सा वाला? सर x इज इक्वल टू 1 रखना है, हाँ हाँ जनरल हाँ। फॉर्म आ जाएगी हमको पीएमएफ की। फिर सर अच्छा, उसके अकॉर्डिंग n की डिफरेंट फॉर्म्स रखते रहे, 1 2 3, तो उससे हर पॉइंट पर भी मिल जाएगा। तुम कौन सा बोलो, नेगेटिव है हाइपर ज्योमेट्रिक? हाइपर ज्योमेट्रिक सर। हाँ ठीक है, हाइपर ज्योमेट्रिक टाइप से आई थिंक हो जाएगा। हाँ जी। तो उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट था। बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, ये सब यूज करने के लिए हर बार सक्सेस प्रोबेबिलिटी सेम रहनी चाहिए। और हमने देखा था बाइनोमियल में वो था कि लाइक ज्योमेट्रिक भी स्पेशल केस है बाइनोमियल का ऐसे तो हाँ मतलब वही कर रहे हैं ना कि पहले इन टाइम सक्सेस, लास्ट टाइम सक्सेस, मतलब पहली बार फेलियर है तो हमने नेगेटिव बाइनोमियल से रिलेट किया था उसको, ठीक है। नेगेटिव बाइनोमियल क्या हो रहा है कि लास्ट ट्रायल सक्सेस फिक्स है, उससे पहले तो बाइनोमियल ही है, उससे पहले वाला ट्रायल थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं वो नहीं बोल रहा ज्योमेट्रिक बाइनोमियल का है, ज्योमेट्रिक का नेगेटिव बाइनोमियल का स्पेशल केस। बताओ भाई बाकी सर और एक भी लास्ट बस, ये 25वां क्वेश्चन, बताओ 25 सर, ग्रुप में भेजा मैंने, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये। क्या इसमें पूछा है, एक्स विद रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ दिस एंड सीडीएफ दिस, तो ये सब तुम उसमें आंसर नहीं है, बुक में आंसर है कि नहीं है, मैच नहीं किया तुमने? अच्छा ठीक है, आंसर ठीक है सर, मैं मैच कर ये लूंगा आंसर है, फिर। आंसर मुझे पता नहीं दे रखे हैं इसके। प्रसन्ना साहू के पीछे हर क्वेश्चन का आंसर है ऑलमोस्ट, वो आंसर बुक के बाद आप ओके मैच कर लेना उससे। और भीकर रोहतगी में भी आंसर है ठीक। सिलेक्टेड क्वेश्चंस का। जब नहीं होता है तो जैसे दोस्तों से डिस्कस कर सकते हो ओके आप, नहीं तो फिर मुझसे करो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वहीं सॉल्व हो जाए तुम लोगों में तो क्या ही जरूरत है, वो है। ठीक है, और भी लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं भाई, पूछो इसमें क्या तुमने भेजा है। सर वो ग्रुप में थोड़े 3 क्वेश्चंस भेजे हैं, उसको थोड़ा डिस्कस कर देंगे। PYQ से है। हाँ हाँ ओके, देखते हैं चलो। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कार्स ए एंड बी, एक्चुअली ये जो मैंने स्क्रीनशॉट बनाए थे मैं गलती से बहुत सारे वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए थे जो रैंडम वेरिएबल के थे, फिर भी देख लेते हैं चलो। ये जो 39 क्वेश्चन है, ये बोल रहा है तुम्हें कि 2 cars A and B are traveling independently in the same direction. The speed of car A is normally distributed. अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोगों ने पढ़ा है, इसलिए इसका डाउट है। तुम्हें पता है नॉर्मल क्या होता है? 39, हाँ ना बोलो भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि नहीं? मीन 100 है और स्टैंडर्ड डिवीजन √5 है। दूसरे केस में स्पीड क्या है? मीन 100 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 2 है, मतलब वेरिएंस 4 हो गया। सो 2 cars A and B are traveling independently in the same direction, ठीक है। तो इस तरह से है
ये हमने फर्स्ट बैच में डिस्कस किया था सिर्फ शायद एक बार। तो क्या है कि स्पीड ऑफ कार है, स्पीड दे रखा है तुम्हें, तो मान लो ये रैंडम वेरिएबल x है और रैंडम वेरिएबल y है, तो x इज स्पीड ऑफ कार है एंड y इज स्पीड ऑफ b। तो अब क्या है कि इनिशियली कार A इज 3 किलोमीटर अहेड ऑफ कार B। तो शुरू में जब स्टार्ट हो रहा था रेस तो कार A यहाँ था और कार B यहाँ था और ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर का है, ठीक है। Find the probability that after 3 hours these two cars will be within the distance of 3 kilometers। तो 3 घंटे बाद कहना चाह रहा है कि वो 3 किलोमीटर के रेंज में रहे हो। सो टी टाइम पे मान लो B यहाँ है और A यहाँ है, सपोज मान लिया। तो क्या करना है, तो मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आफ्टर कितना टाइम बोला है, आफ्टर 3 आवर्स, तो टाइम इज 3 आवर्स। तो ठीक है भाई, तुम्हें स्पीड पता है, स्पीड पता है, बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। डिस्टेंस बाई कार ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए कितना होगा। ये किसका डाउट था, तुम बताओ भाई जिसका डाउट है। लाइक स्पीड x है और टाइम 3 किलोमीटर है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो। टाइम सर 3x। हाँ, तो आपका क्या है कि लाइक डिस्टेंस है ना इस बराबर ut, तो ये 3x हो गया और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार B 3y। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 3y है, ओके, और यहाँ से यहाँ तक 3x है। लेकिन हमें बोल रहा है कि हम तो स्टार्ट एक ही पोजीशन से करना चाहिए ना मुझे, हम क्या कर रहे हैं, बोल रहा है दे आर इन द रेंज ऑफ 3 किलोमीटर। सो दे आर इन द रेंज ऑफ 3 किलोमीटर, ये बोला ना, क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर 3 आवर्स these two cars will be within a distance of 3 किलोमीटर। तो हम एक पॉइंट से काउंट करना शुरू करते हैं तो सही रहेगा ना। जैसे देखो, तो यहाँ से तुम इसका A का डिस्टेंस बताओ और यहाँ से B का डिस्टेंस, क्योंकि हम तो वो देख रहे हैं ना, रेंज देख रहे हैं उसके बीच का, तो एक पॉइंट से काउंट करना पड़ेगा ना हमें। वो चला कितना वो हम देख लिया कि इतना चला, लेकिन हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी कि उन दोनों का जो पोजीशन अभी है वो 3 किलोमीटर के रेंज के अंदर है, इसका क्या चांस है। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो कितना दूर पे है ए का पोजीशन, और स्टार्टिंग पॉइंट से बी का कितना पोजीशन, मतलब यहाँ से ए का पोजीशन क्या है और यहाँ से बी का पोजीशन क्या है। तो इन दोनों के बीच का बोल रहा है क्या चांस है कि 3 से कम का गैप होगा। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो गया, एक तो 3y है माइनस जो पोजीशन अभी ए का है, भले ए ने 3x ही चला है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि पोजीशन क्या है यहाँ से, ताकि डिस्टेंस का वो डिफरेंस देखना है ना। तो कितने का ये कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ए का पोजीशन जो अभी है 3 घंटे बाद, ये बी का पोजीशन 3 आवर्स बाद है। 3x + 3 हो गया, 3x + 3 हो गया। अब बोल रहा है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का गैप हो <3 है, कुछ ऐसा आ गया ना। सर यहाँ मॉड की जरूरत क्यों पड़ी वैसे। क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता ना कि कौन आगे है, वो तो मैंने अज्यूम किया ये आगे बी आगे, तुम्हें थोड़ी पता वो है सर कौन बी आगे। की स्पीड कम है और वो पहले ही पीछे है, तो वो तो कभी आगे हो भी नहीं पाएगा। तुम्हें कैसे नहीं, ये तो तुम्हें ऐसे पता है ना, लेकिन वो स्टार्ट भी तो आगे किया था। बी पीछे स्टार्ट किया था सर, और उसकी स्पीड हाँ, पहले ही कम है, बी की स्पीड कितनी है, 4 और उसकी 5। नहीं वो तो दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन और मीन है, तो जिसकी डेविएशन कम है तो वो इंटरप्रेट करना। ये देखो मीन तो दोनों का सेम ही है, मीन स्पीड तो सेम है दोनों का, और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो जिसका डेविएशन 5 है इसका क्या मतलब है, वो ज़्यादा डेविएट कर रहा है ना, जिसका डेविएशन कम है वो कम डेविएट कर रहा है। तो डेटा के बीच में गैप है ना, जिसका ज़्यादा है उसका डेविएशन ज़्यादा है। तो हमें तो वो वैसे तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे, वैसे तुम
उस चक्कर में बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो तुम डिस्टेंस अभी 2 पॉइंट अगर पॉजिटिव होगा तो कोई बात नहीं, तो मॉड खत्म हो जाएगा कुछ जगह। तुमने 3 - 2 का मॉड लगा दिया, कोई नुकसान थोड़ी होता है, ठीक है ना। यस सर। और ऐसे भी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, तुम कोई दिक्कत नहीं है। सो 3y - 3x + 1, तो ये दिस इज लेस देन 3, ये तुमसे पूछा जा रहा है। 1 मिनट, +3, 3 किलोमीटर है, वो 3x चला और 3 किलोमीटर आगे स्टार्ट किया था। तो अभी बोल रहा है कि जो पोजीशन अभी है ना, ये बी का ये ए का, इस बीच में 3 का गैप है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से लिया है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल है, ताकि हम डिफरेंस एक्चुअल देख सकें। तो करो इसको सॉल्व। अब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल से तुम कर सकते हो। 3y - 3x - 3 का मॉड है लेस देन 3। अब इसको सॉल्व करो ग्राफ से या कैसे भी ओपन कर सकते हो तुम। एक्चुअली ये रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन जो गलती से मैंने बेसिक प्रोबेबिलिटी में डाल दिया, ठीक है, उसको भी छोड़ देना तुम सब। तो यहाँ ओके से तो ये सब एक बार रैंडम वेरिएबल खत्म हो जाएगा तो कर पाओगे। फिर तो मैं दूसरा एक बार सेलेक्ट करके दोबारा स्कैन करके भेज दूंगा एक साथ, बेसिक प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल। ऐसे प्रीवियस ईयर में रैंडमली तुम खुद भी ढूंढ कर सकते हो, लेकिन वो देखना है कि उस सिलेबस में है कि नहीं। तो ये तुम्हारा 6 हो गया, इधर कितना हो जाएगा 0। देखो तुम जो कह रहे थे वही सिचुएशन ऐसा कुछ आ रहा है शायद, x मोर देन y ऐसा कुछ है। एनीवे मोर देन 0 आ गया ना यहाँ पे। तो अब इसको कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे, 3 से डिवाइड कर लो, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट होगा, नॉर्मलाइजेशन करके। देखो अभी ये सब बाद में आएगा, ज्वाइंट में 2 वेरिएबल आ गए ना, तो x - y, सॉरी y - x, तो y - x लेस देन, यहाँ मोर देन 0, लेस देन 2 हो जाएगा, क्योंकि तुम 3 से डिवाइड कर दोगे। ओके, सो प्रोबेबिलिटी y - x का मीन कितना होगा 0, और y - x का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मतलब पहले वेरिएंस निकाल लो। मैं कर क्या रहा हूँ अभी, बहुत लोगों को समझ में नहीं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए एक थ्योरम होता है आगे आएगा कि x अगर नॉर्मल 0 1 है तो x - μ / सिग्मा जो होता है ये x इन जनरल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो ये नॉर्मल 0 1 है, ये है। तो ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मीन घटा के स्टैंडर्ड डेविएशन घटाऊँ, तो वेरिएंस ऑफ x - y क्या होता है ये सब बताया अभी। तो बताओ वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, है ना। तो ये प्लस इसलिए होता है क्योंकि ऐसा होता है, वेरिएंस ऑफ ax प्लस by हो जाता है a² वेरिएंस x प्लस b² वेरिएंस y, जब x y इंडिपेंडेंट हो तब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो कर लो अब यहाँ पे इसका वेरिएंस निकाल लोगे तो x प्लस कितना था, 4 5 9, 9 का रूट ले लोगे 3, तो 3 हो गया, यहाँ 2/3 आ गया, यहाँ पे 0/3 आ गया, ठीक है। तो फाइनली कुछ ऐसा आ गया कि कैपिटल Z लेस देन 2/3 मोर देन 0। ये हो गया 5 2/3 माइनस 5 0। अब 5 2/3 तुम्हें देखना पड़ेगा टेबल में, या जैम वाले दे रखे होंगे 5 0, अब इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 5 का टेबल भी आता है, नॉर्मल टेबल, उससे भी देख सकते हो, या कैलकुलेटर भी आता है, या जैम में वो अलग से दे रखा होगा अगर आएगा तो, ठीक है। तो ये आंसर है। सर हमें जो फंक्शन दे रखा होता है हम उससे नहीं निकाल सकते, मतलब 1/2 की e की -z²/2 उससे नहीं निकाल सकते 2/3 रख के? निकाल के देखो, तुमने कोशिश किया कभी, निकाल के देखो। नहीं, पर वो तो सर एक पॉइंट पे रखने का तो कोई नहीं, ठीक है वो मैं समझ गया, पर सेंस नहीं बन रहा क्योंकि एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी हम 0 कंसीडर करते हैं। तुम्हें 5 का मतलब समझ आता है क्या है, 5 तो सर, बताया था 5 CDF है मेरे भाई, CDF है, पॉइंट कहाँ तुम्हें दिख रहा है। 5 का मतलब CDF है, CDF का मतलब हुआ कि -∞ से x में इंटीग्रेट हो रहा है। अब तुम करो आराम से, इंटीग्रेट करके बताना मुझे जो आएगा, ठीक है।
इसको इंडिकेट करके बताना। अच्छा, ये वैल्यूज हमें टेबल्स में दे रखी होती हैं। जी ठीक है सर, ठीक है, यहाँ पे CDF यूज करना था। ओके, सो फाई जो है CDF ऑफ नॉर्मल 0 1, ये मैं अभी क्लास में 3-4 बार लिख चुका हूँ ये बात कि फाई, पीछे में क्वेश्चन आया था ना उसमें यूज किया, पहले भी लिखा होगा। सो फाई इज द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, नोटेशन है। ओके, तो ये सब रैंडम वेरिएबल का था, तो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी वाले में मैंने दे दिया होगा बट गलती से। दूसरे में ऐसे ही है 2 पेयर ऑफ डाइस, क्या है ये, राम रोल्स, ये भी रैंडम वेरिएबल का, इसको छोड़ दो अभी। सपोज द 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स आर distributed at random into 3 boxes in such a way that each of the 5 balls can get into any one of the 3 boxes. Find the probability that exactly one box is empty. Also find the probability that all boxes are occupied. तो ट्राई कर सकते हो ये सब, तो ये तो बेस्ट। चलो ये कर देता हूँ अभी के लिए, लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट आउट क्लास में होगा। तो ये क्या बोला है कि suppose that 5 distinct balls are distributed at random into 3 boxes. So you have 3 boxes and तुमने 5 balls को डिस्ट्रीब्यूट किया इसके अंदर। ओके, तो सैंपल स्पेस में ये है कि लाइक हर बॉक्स के पास 3 ऑप्शन है ना, इस तरीके से सोच सकते हो। एंड ठीक है, हर बॉक्स के पास 3 ऑप्शन है, हर बॉल के पास 3 ऑप्शन है। एंड अब ये बोलना चाह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी। तो इसमें क्या डाउट हो रहा है तुम लोगों को कि 3 बॉक्स है, एग्जैक्टली 1 एम्प्टी होगा, इसका क्या मतलब हुआ? चलो पहला एम्प्टी छोड़ दिया, एक भी नहीं गया तो। अच्छा, हम किसके हिसाब से सोच रहे थे? हम बॉल के हिसाब से सोच रहे हैं, सो बॉल के हिसाब से सोच रहे हैं। फर्स्ट बॉल हैज हाउ मेनी चॉइसेस, यानी बॉल के हिसाब से सोचा ना मैंने। सर 2 चॉइस। हाँ, ईच बॉल हैज 2 चॉइस। तो एक को एम्प्टी रख दिया पहले मैंने, तो 2 की पावर 5 चॉइसेस हो गई। अब मैंने पहले वाले को एम्प्टी रखा है, लेकिन ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं? 3 केसेस ना। फर्स्ट एम्प्टी हो सकता है, सेकेंड एम्प्टी हो सकता है, या थर्ड एम्प्टी हो सकता है। सर इसको सॉल्व देखो क्या आता है। तो ये तो यहाँ एक ही आंसर लिखा है मैंने, 2 पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट का आंसर होगा जो लिखा हुआ है उसमें, है ना। सर ये सर बाइनोमियल 2 की 5 आपने एक, अच्छा इसमें हमने सर आपने 2 जो सेकंड बॉक्स है उसमें, ओके ठीक। नहीं नहीं, यहाँ भी गलती है कि हो सकता है सारे एक ही बॉक्स में चले जाए, 2 बॉक्स भी खाली हो सकता है। तो एग्जैक्टली 1 था, तो मुझे ऐसे सोचना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी, बट यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि सारे बॉल एक ही बॉक्स में चले जाते, सिर्फ 2 केसेस मुझे हटाने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसमें से मुझे 2 केसेस हटाने पड़ेंगे। देखो हमने लिखा 3 इंटू 2 की पावर 5, नीचे 3 की पावर 5, -2 कौन सा है, और ये मतलब हुआ 2 की पावर 5 -2 केसेस। हम ये कह रहे हैं ना कि या तो इसमें हर बॉल के पास 2 चॉइस है, तो ऐसा हो सकता है ना कि हर बॉल यहीं पहुंच जाए, एक में ही पहुंच जाए। एक केस ये भी है, या दूसरा केस हर बॉल के पास 2 चॉइस है, सारे बॉल यहाँ पहुंच जाए, तो इस केस में ये एम्प्टी रह जाएगा। बाकी में और इंटू 3 कर रहे हैं, 3 मतलब 3 ऐसे सिचुएशन है। हाँ, तो यही आंसर आना चाहिए। ये -2 क्यों किया? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ हर बॉल के पास 2 चॉइसेस है। तो ऐसा हो सकता है ना, हर बॉल, एक केस ऐसे भी तो है कि सारे बॉल यहीं पहुंच, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉइन के पास 2 चॉइस, हेड या टेल का, लेकिन तुमने 3 बार टॉस किया, तो ऐसा भी तो होता है कि तीनों बार हेड आ जाता है, तो वो केस माइनस करना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है तीनों टेल बार आ गया, तुम्हें कोई बोला कि नहीं, तो ये वाला केस मैं माइनस कर रहा हूँ, जब जब सारे बॉल एक ही बॉक्स में चले जाए, सारे बॉल एक ही बॉक्स में चले जाए। सर आप मेरे एक जैसे कोइन वाला हम रिलेट करें, तो हमने ये किया 2 की पावर 3 करते हैं, तो उसके अंदर सारे केसेस आ जाते हैं कि हेड 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 भी आ जाए, या टेल 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 भी आ जाए।
वहाँ पे एक्चुअली, यहाँ हम बॉल और बॉक्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ वहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्वाइन में दो पॉसिबिलिटी है। तो सर यहाँ भी सपोज करते हैं हमारे पास जैसे बॉल्स है, हमारे पास एक बॉल पांच है क्वाइन ना, है, ठीक है, जैसे 5 एक क्वाइन कॉइन है, ठीक है उछालूंगा। ठीक है, 5 क्वाइन है और सबके पास 2 चॉइसेस है। हाँ, अगर 3 चॉइस होता काश तो हम फिर बोल पाते ना, 1 चॉइस नहीं, ठीक है, हाँ 2 चॉइस है फिर। 5 क्वाइन है और हेड या दो। टेल आएगा। तो पांचों बार हेड भी तो आ सकता है। हम यही तो बचना चाह रहे हैं कि पांचों बार हेड ना तो आए। सर 2 की पावर 5 में सब कुछ ऐड हो गया ना वो तो। हाँ, तो वो 2 माइनस कर दिया ना, वो ये जो ऐड हो गया इसको बाहर कर दिया मैंने, इसको मुझे नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, एग्जैक्टली 1 चाहिए हमें। क्योंकि अगर सारे आ एग्जैक्टली गए 1 तो 2 वाला चाहिए, खाली रह ठीक है। जाएगा फिर। अगर ये वाला सिचुएशन आया तो 2 खाली रह गया। ठीक। यस सर। इनमें ये पहले पार्ट का है, इसको आंसर मैच करना कितना आता, सिंप्लीफाई करके देख लो चाहो तो। सो 2 की पावर 5 तो आई थिंक 64 हो जाएगा। 62 इंटू 3 मतलब 62, और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 4, 51, ऐसा कुछ। तो ये तो उसके लिए है आई थिंक, पहले पार्ट का आंसर है शायद। दूसरे पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड, कोई भी खाली नहीं है, ऑल आर ऑक्यूपाइड। मतलब 2 की 5 32 माइनस 2 30 हुआ ना। अरे भाई हैं, अच्छा सॉरी, चेक कर लो। 2 का कितना, 32। अच्छा, कितना आएगा? हाँ जी, तो 30 हो गया सर। 30/81, ठीक है। 3 काट दिया मैंने यहाँ पे ना। अच्छा, 64 ले लिया तो 2 के बाद 6 होता है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में ये बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड, मतलब कोई भी खाली रहने चाहिए, है ना। तो इस तरह से हो गया, ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड। या तो मैसेज हो सकते हो वो केसेस माइनस करना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाए केसेस, अगर माइनस करोगे तो। सारे एक में आ गए, 3 का केस हो गया ना। तुम्हारे पास कितने हैं? ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड ना, सारे बॉक्सेस ऑक्यूपाइड है, तो कोई भी खाली नहीं रहेगा, नन ऑफ देम इज एम्प्टी। या 1 माइनस ऐसा बोल सकते हो, एटलीस्ट 1 इज एम्प्टी, ऐसा बोल सकते हो। उससे करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो तुम। सर ये वैसा नहीं हो गया, हमारे पास चॉइसेस कौन सी है सारे बॉक्सेस की, मतलब टोटल केसेस हैं 3 की पावर 5, और उसमें हमारे फेवरेबल केसेस कौन से हैं कि या तो पहले बॉक्स में आ जाए, या सारी दूसरे में आ जाए, या तीसरे में आ जाए। तो ये तो 3 ही केसेस बने, तो 3/3 की 5 नहीं आ गया। क्यों 3 क्यों बनेंगे? उसने कहा ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड। अच्छा, ऑल बॉक्सेस आ रहा है, ओके ठीक ठीक। तो सारे बॉक्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए ना, ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड, तो कोई भी एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। तो इससे कर सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 बॉक्स इज एम्प्टी। अब तुम्हें देखना पड़ेगा एटलीस्ट 1 इज एम्प्टी, तो उससे कर सकते हो, ठीक है। 1 माइनस, तो इसका मतलब ये हो गया A1 A2 और A3। इसका मतलब ये हुआ कि A1 का मतलब पहला बॉक्स एम्प्टी है। तो और भी तरीके हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ यही तरीका, और भी तरीके हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज एम्प्टी, A2 का मतलब सेकेंड एम्प्टी है, थर्ड का मतलब थर्ड एम्प्टी, इसका मतलब ये है। वो लेटर और बॉक्स वाला केस था ना, ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने। तो सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा। ये एक और ऑप्शन होता है ना कि जैसे लाइक तुम वो करो कि सबको एक एक बॉक्स रख दो, है ना, तो उसमें रख देंगे तो क्या होगा, तुम्हारे पास 2 बचे,
3 into 3। अच्छा सर इसमें ये केस तो नहीं हो सकता ना कि तीनों बॉक्स खाली हो, मतलब एक बॉक्स तो कम से कम भरा ही होएगा। इसमें तीनों भरे होने चाहिए ये बोल रहा है। अच्छा इस किसका नहीं, मैं मतलब? वैसे जनरली पूछ रहा हूँ कि मतलब सर अगर हम मतलब बस समझने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। एक्स मैंने एक नंबर एक्स रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया कि नंबर ऑफ बॉक्सेस एम्प्टी, तो 0 बॉक्स एम्प्टी हो मतलब सारे भरे हो, या एक एम्प्टी हो या 2 एम्प्टी हो। 3 एम्प्टी वाला केस तो आ ही नहीं सकता ना। नहीं, थर्ड बॉक्स में बॉक्स को नंबरिंग कर दिया। A1 का मतलब पहला बॉक्स एम्प्टी है, A2 मतलब दूसरा बॉक्स एम्प्टी है, A3 मतलब तीसरा बॉक्स एम्प्टी, ये बोल रहा हूँ मैं। 3 हमने कहा ही नहीं, 3 बॉक्स एम्प्टी। ऐसा क्यों होगा? हाँ नहीं होगा ऐसा, तीनों कैसे एम्प्टी हो सकता है? यहाँ एटलीस्ट 1 इज एम्प्टी ऐसा लिखा हुआ है। ओके करके देखते हैं। देखो नहीं तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 है ना, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। ऐसे ऐसे एक और क्वेश्चन कोई पहले पूछा था, स्क्रीनशॉट लेके भेजा था, वो किया था मैंने, उसमें कुछ ऐसा था। वो भी ऐसी बॉल और बॉक्स वाला था एक क्वेश्चन। सॉल्व करो तो A1 का मतलब पहला एम्प्टी रहेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? बाकी का टेंशन लेना, पहला बस एम्प्टी है, बाकी कितने चॉइसेस हो गए तो वो करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस, या प्रोबेबिलिटी बाद में, चलो ठीक है। पहला एम्प्टी है, पहला एम्प्टी कर दो। फर्स्ट एम्प्टी लाइक तुम्हारे हर बॉक्स के पास कितनी चॉइसेस हो गई? 2 हल बॉल के पास 2 चॉइसेस है, जैसे कुछ 2⁵ इंटू 3, 3 टर्म आ जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म को मैंने ऐड कर दिया, लाइक मतलब ये मिलके एक पहला खाली है, तो हर बॉक्स के पास 2 चॉइसेस है, इस तरीके से लिखा। अब माइनस फिर 2 खाली है, तो सब एक ही में चला जाएगा। ईच बॉल हैज 1 चॉइस, तो 1 इंटू 1 इंटू है ना, तो 1 ही हो गया। तो ये इसके कितने केसेस? 3 केसेस है। एंड ये तीनों खाली है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, तीनों खाली हो ना। A1 का मतलब पहला खाली, तो तीनों खाली कैसे हो सकता है? तो ये 0 हो गया। और इसके नीचे होगा 3⁵ टोटल, करके देख लो क्या आता है। 1 माइनस, तो 2⁵ कितना? 32। सर ये बन भी पाएगा ऐसे? ये तो बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गया। देखते हैं क्या आ रहा है, देखते हैं करके ना, कोई बात नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी ट्राई करके देखते हैं। नहीं नहीं, ये क्या नेगेटिव आ गया, देखते हैं एक बार क्या आता है। तो कितना आएगा ये? यहाँ अपॉन भी तो है ना, वो अपॉन भी तो है 3⁵। तो 2⁵ कितना होता है? 32। 32 3 जा 66 माइनस 3 अपॉन 3⁵ कितना होता है? 81। सो 1 माइनस 63 अपॉन 81, घटाओ। कैलकुलेशन बस ठीक होगा, देख लेंगे, नहीं तो फिर कितना आएगा ये? सर ऊपर वो 96 होगा 96 होगा। 18। और नीचे अच्छा 243 होगा सर। अच्छा, यार क्या क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ कैलकुलेशन बताओ ठीक से। तो 96 माइनस 3, 3 अपॉन 243। तो ठीक है, करके देखो कितना आता है। तो ये सब इतना दिमाग नहीं लगाता मैं, है ना। ये हो गया 243। कैंसिल भी करना चाहोगे? 3 से कैंसिल हो जाता है ये, चलो बाद में कैंसिल करते हैं, घटाओ इसको। चेक करो 150 सर। कटेगा। हाँ जी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है।
ये आंसर लिखा है ना उस पीडीएफ में। तो ये उस क्वेश्चन से जैसे मैंने लेटर और वो वाला किया होगा उससे किया मैंने कि सर ये थोड़ा दोबारा बताओगे प्लीज कि ये 2 की थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करा दो। A1 का मतलब है पहला बॉक्स मैंने एम्प्टी रखा हुआ है। A1 का मतलब हो गया कि पहला बॉक्स एम्प्टी रखा हुआ है। A1 का मतलब है फर्स्ट बॉक्स, बॉक्स 1 इज एम्प्टी। A2 का मतलब क्या हुआ, बॉक्स 2 इज एम्प्टी, सेकंड बॉक्स। एंड A3 का थर्ड मतलब इज है एम्प्टी, बॉक्स 3 इज एम्प्टी, बॉक्स 3 इज एम्प्टी। ठीक है, तो देख लो, मैंने कहा कि इसमें था कि सारे बॉक्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए। तो वैसे बहुत केसेस माइनस करने पड़ेंगे ना, कि मान लो मैं सारे ऑक्यूपाइड हैं तो कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें होने चाहिए। तो मैं ऐसा करता, सारे केसेस में से घटा देता मैं, वो केसेस में एक भी खाली है तो मैंने उल्टा कर दिया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया कि 1 माइनस कम से कम एक खाली है, चाहे एक खाली हो या दो खाली हो या तीनों खाली हो। तो इसका उल्टा ले लेंगे तो सारे भरे हुए मिलेंगे। तो A1 लिया कि पहला खाली है, और A2 दूसरा खाली है, और A3 तीसरा खाली है। अब इसका यूनियन चल रहा है तो फॉर्मूला लगा दिया तीनों का, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस A1 से A3, और मतलब जो फॉर्मूला होता है। अब A1 पहला खाली कर दो, तो पहला तो खाली ही है, तो हर बॉक्स, हर बॉल के पास कितनी चॉइस है, दो चॉइस है। या तो बॉक्स 2 हो जाएगा या बॉक्स 3 में 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5, तो उसी को मैंने लिख दिया है 2 की पावर 5 इंटू 3। एंड तो वही है, पहले बॉक्स खाली, दूसरे केस में हो सकता है दूसरा बॉक्स खाली है, तीसरे केस में तीसरा बॉक्स खाली है, ऐसा। तो तीनों ऐड हो गया, मतलब एक साथ लिख दिया। फिर वो केसेस हटा दिए जिसमें दोनों खाली रहे होंगे। A1 A2 दोनों खाली है, A1 A2 दोनों खाली है, इसका क्या मतलब हुआ, पहला दूसरा दोनों खाली है, तो सारे बॉक्स के पास एक ही ऑप्शन है, तो तीसरा में ही जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट एवरी बॉल हैज 1 चॉइस होंगे, तो 1 इंटू वन 5 बार, तो 1 ही रहेगा। और ऐसे कितने केसेस है, 3 केसेस हैं यहाँ पे, ये तो पहला दूसरा खाली रह सकता है, या दूसरा तीसरा खाली रह सकता है, या पहला तीसरा खाली रह सकता है। तो इंटू 3 किया होगा, 1 इंटू 3। अब प्लस, अब ये लास्ट टर्म ये है कि पहला भी खाली, दूसरा भी खाली, तीसरा भी खाली, भैया बॉल कहाँ जाएगा, किसी न किसी बॉक्स में जाना ही है, तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कि तीनों खाली हो सकता है, तो ये 0 लिख दिया है ना। मतलब एवरी बॉल है 0 चॉइसेस, मतलब 0 इंटू 0 इंटू 0, तो 0 हो गया, मतलब 0 5 टाइम, तो 0 हटा दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 96, ये 3, 243, 3 के बाद 5 तो सैम्पल स्पेस था टोटल। ये 3 बॉक्स है, 3 बॉल है, 5 सॉरी 5 बॉल से 3 बॉक्सेस हैं, तो ये सब ट्रैक करके टोटल ये आ गया, तो ये आ गया। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, 11 बज गया, तो बाकी डाउट नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, तो इसको मैं भेज दूंगा PDF, उसका भी भेज दूंगा जो लिखा था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।